नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज से देश पहले में शुरुआत करेंगे इमरान की आतंकी सुरंग के साथ। दरअसल देश पहले में हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के साथ और हालात का जायजा लेंगे जो इस वक्त एलएसी और एलओसी पर चल रहे हैं। सीधे डिफेंस एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत जो है इमरान की आतंकी सुरंग के साथ की जाएगी जो सांबा में मिली है। बहुत बड़ी सुरंग मिली है और जिसके जरिए जो है आतंकियों ने घुसपैठ की है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने आतंकियों को घेर के रखा है। माछिल सेक्टर में एलओसी के पास आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर भारतीय सेना को मिली थी, जिसके बाद भारतीय सेना वहां पे पहुंची है। भारतीय सेना की पाकिस्तान सेना की मदद से एलओसी के पार ये आतंकी आए हैं, लेकिन माछिल सेक्टर में इन्हें घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने आतंकियों को घेर के रखा है। माछिल सेक्टर में एलओसी के पास आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, नगरोटा साजिश के पीछे एक और बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान का हाथ निकल के सामने आया है। जांच के दौरान जांच एजेंसियों के हाथ कई सबूत भी लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जांच एजेंसियों के हाथ कई सबूत लगे हैं। घाटी में हालात को बिगाड़ भारतीय सेना पे दबाव बनाना चाहता है चीन। लद्दाख में भारतीय सेना के सामने चीन का टिक पाना मुश्किल है। यही वजह है कि वह पाकिस्तान की मदद से भारतीय सेना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। तो नगरोटा साजिश के पीछे चीन और पाकिस्तान दोनों का हाथ सामने आया है। तो इसी पे अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का आखिरकार क्या तोड़ है और जो इमरान खान ने आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए जो सुरंग का प्लान किया है, इस प्लान को कैसे भारत काउंटर करेगा, उसी पे चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सहवाज, जय हिंद सर। आपको जय हिंद। कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, आपको भी जय हिंद सर। जय हिंद राजेश जी। सबसे पहले मेजर जनरल अश्विनी सहवाज सर, आप ही के पास आऊंगा। पाकिस्तान ने तो सुरंगें तैयार करना शुरू कर दिया सर, क्योंकि एलओसी पे भारतीय सेना इतनी मजबूती से खड़ी है कि आतंकियों को पार कराना मुश्किल था। तो जमीन के नीचे से अब आतंकी आ रहे हैं, क्या तोड़ हो सकता है सर इसका? और राजेश, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरीके से पाकिस्तान करता रहा है जी। तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर। और उसके अंदर आतंकवादी आ नहीं पा रहे। और अभी कोई 100-150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में, और उनके पास आर्म्स और अम्यूनिशन भी बड़ी कम है जी। और उसके बाद उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा की। बिल्कुल तो सर। पाकिस्तान की डीप स्टेट जो है, राजेश इसमें मेरी इको आ रही है, उसको ठीक कराना। जी साहब की इको आ रही है, थोड़ा ठीक करिएगा। हाँ, तो क्या हो रहा है कि अभी पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवादी फ्रेश भेजे जाएं और इसलिए 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसीलिए उन्होंने आईबी की तरफ मुख मोड़ा है। जैसे पानी जहां से भी रास्ता देखेगा निकल जाएगा। शायद आईबी में हमारी इतनी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्ट्रांग नहीं है। वहां पर हमारी एक ही ग्रिड है, एक ही इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बना रखी है जो 1 टियर, और वहां पर इन्होंने जो टनल का एक प्रकार से इस्तेमाल किया है जो 160 मीटर थी, 40 मीटर अपनी तरफ थी और 120 और 130 मीटर हमारी तरफ सुरंग बना के, और सुरंग से वो आ गए। और उसके बाद आईबी वाला सेक्टर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि 7 किलोमीटर का ये एरिया है आईबी और नेशनल हाईवे में। अगर आईबी को क्रॉस करके और फेंस को क्रॉस कर दिया तो आप नेशनल हाईवे में चढ़ जाते हो और फिर आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां से फिर इनके ओजीडब्ल्यू और जो इनके स्लीपर सेल हैं वो ट्रक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं, और उसकी मदद से वो लेके कश्मीर घाटी में आ जाते हैं। मगर हमारी इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता थी इस बार, और इसको पहले ही पता लगा, और इसको जो हमें टोल प्लाजा था उसमें ही इसको घेर लिया और मार गिरा। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है आतंकवादियों को भेजने की। अगर वो
एलसी में सक्सेस नहीं होगा तो आईबी की तरफ प्रेशर डालेगा। इसलिए हमें काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो आईबी में है उसको भी उतना ही मजबूत करना पड़ेगा जितना हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल में है। बिल्कुल सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास। कर्नल टीपी त्यागी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत करने की जरूरत है, खासकर आईबी पर, खासकर सांबा, कठुआ और पंजाब का वो एरिया जहां से लगातार सुनगे मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। ड्रोन से भी हथियार सप्लाई हो रहे हैं, जमीन के अंदर से आतंकी भेजे जा रहे हैं। क्या चाहता है इमरान खान? सर शिवाज सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ही तैयार करते रहेंगे? क्या हम रिएक्ट ही करते रहेंगे? थोड़ा गौर फरमाइए। जिन 4 आतंकियों को मारा गया उनके पास से ताइवान का बना हुआ एक जीपीएस सिस्टम मिला। उस जीपीएस सिस्टम में उनका मूवमेंट चेक किया गया तो पता लगा कि वो लॉन्गिट्यूड और वो लैटिट्यूड जो एलओसी के नजदीक था जहां मिला, जब उसको चेक किया गया तो वहां से सुरंग का एंड मिला। उस सुरंग के एंड पे पाकिस्तान के सैंड बैग्स वगैरह मिले, ये सब ठीक है, लेकिन 10 से 15 फीट गहरी सुरंग और 150 मीटर के करीब लंबी, ये खुरपे और फावले से नहीं बन सकती। ये इसमें बराबर स्टेट की यानी कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, एक बात। दूसरी बात, उनके पास करीब 7 किलोग्राम क्या मिला? नाइट्रोजन सेल्यूलोज। नाइट्रोजन सेल्यूलोज एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जो शेप्ड SHAPET शेप चार्जेस बनाने के काम आता है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। और तीसरी बात, इन्हीं आतंकियों के पास 4 आतंकी थे और 11 AK-47 राइफल मिली। क्यों? रिमेनिंग 7 किसके लिए? इसका मतलब कि ये अभी टेरर की प्रॉब्लम, इसका पूरा खुलासा हुआ नहीं है। किन किन लोगों से और जाके मिलना था, कहां कहां क्या होना था, ये साधारण घटना नहीं थी। अब ये सबको हम रिएक्ट करते रहे। मैं कहता हूं अगर इंट्रूशन का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है कश्मीर से जम्मू में और जम्मू से पाकिस्तान में, तो हमें भी बैटल ग्राउंड को शिफ्ट करना चाहिए। हमें बैटल ग्राउंड को शिफ्ट करने की जरूरत है। अब रिएक्ट करते रहे उससे काम नहीं चलेगा। नाउ समथिंग हैज गॉट टू बी डन बियॉन्ड द LOC, देन ओनली द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड। अदरवाइज आतंकी को अगर हम 10 मारेंगे वो 20 आ जाएंगे। अरे हुरों के नाम पे, और उनको बड़ा आसान है आतंकी भेजना, क्या वो सिपाही भेज रहे हैं? लिहाजा हमको वो एक्शन लेना है जहां पे पाकिस्तान को दर्द हो। आतंकी के बढ़ने से पाकिस्तान को दर्द नहीं होता जी। पाकिस्तान को दर्द कब होगा? अब आप समझ सकते हैं, जहां दर्द होगा उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना ही आंसर है। प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना ही आंसर है। ऐसे तो हम कंट्रोल करते रहेंगे जैसे कूड़े के ढेर में, एक जगह आग को आप बंद करो, दूसरी जगह दूसरी को बंद करो, तीसरी जगह, तो ये तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन वाले मोड से ऊपर उठने की जरूरत है। अगर पुरानी वाली नीतियों से सॉल्यूशन निकलना होता तो अब तक निकल गया होता। बिल्कुल, मैं लौटता हूं सर, लौटता हूं सर आपके पास, मैं फिर आता हूं। मेजर जनरल अश्विनी सहवाग, बात बिल्कुल साफ है कर्नल टीपी त्यागी की, अब शायद वो वक्त आ चुका है कि बैटल ग्राउंड चेंज करना होगा। हमें कश्मीर की बजाय POK के अंदर जाना होगा, सांप को उसके घर के अंदर घुस के मारना होगा। और बिल्कुल ठीक है रजे। देखो ये ऑडियो का जो इको है वो ठीक नहीं हुई है, इसको ठीक कराओ राजेश। देखो ऑडियो की इको ठीक करिएगा मेजर जनरल अश्विनी सहवाग की। हाँ देखो, एक प्रकार से मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, अभी तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि वहां से आतंकवादी आते रहेंगे, हम उनको मारते रहेंगे, उससे तो कोई पाकिस्तान आर्मी को फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो फोडर है। 2-3 चीजें करनी है जो हम कर रहे हैं अभी। एक तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो है कल्प्रिट, वो है विलियन, वो भेजती है वहां से आतंकवादी, तो आपको उसको पनिशमेंट करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से अभी
हफ्ता पहले हमने उनकी 4-5 पोस्टें बर्बाद कर दी जी। एम्युनिशन डैम, F4 डैम और आतंकवादियों का जो एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कार्रवाई बढ़ानी पड़ेगी और पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करना पड़ेगा। मैं कहता हूं एक स्टेप ऊपर जाएं आप। आपको मालूम है आज की तारीख में उनके लॉन्च पैड कहां हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल ट्रेनिंग एरियाज कहां हैं, और आपको ये पता कब आने वाले हैं, ये सारी खबर हमारे को आप पुख्ता है। आपके पास ड्रोन्स आ गए हैं जो आपने ले लिए, गार्डियन ड्रोन अमेरिका से और इजराइल से। आपके पास रफेल है जिसके पास स्कैल्प मिसाइल है जो ग्राउंड टू एयर 500 किलोमीटर फायर करती है। तो आप उनके जो आतंकवादियों को आने ही क्यों दे रहे हो? पहले ही क्यों नहीं मार देते उनको वहां पर लॉन्च पैड पे या ट्रेनिंग एरिया पे? ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये मैं मानता हूं, और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो पक्का ही है, पुख्ता है कि आपको अभी जो बैटलफील्ड है शिफ्ट करके पीओके में ले जानी है। बिल्कुल। मगर पर पाकिस्तान इससे मानने वाला नहीं है। अगर हम सोचें कि वो आतंकवाद को भेजना बंद कर देगा, वो हमारी बड़ी भूल होगी, क्योंकि आतंकवाद से ही तो वो जिंदा है। और आज की तारीख में इमरान खान इतना फेल हो गया है अपनी गवर्नमेंट से कि अगर उसको डोमेस्टिकली कुछ डाइवर्ट करनी अटेंशन तो वो भारत की तरफ कर सकता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दखल अंदाजी करेगा। तो इसलिए एक तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी और दूसरा क्या करना पड़ेगा, अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड तो मजबूत करना ही है। बिल्कुल कि अगर वो ट्राई भी करें तो आप उसको मार गिराएं। अगर मान लो आपका एलसी पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत स्ट्रांग है, आईबी पे भी उतना स्ट्रांग कर दो तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उनको मार गिराओगे। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। मच्छर सेक्टर में जो आप बातचीत कर रहे हैं, जी, जी। जहां पर अभी हो रहा है मुठभेड़, वही ब्रिगेड मैंने कमांड की है। मैं चप्पे चप्पे को जानता हूं, वहां पर बहुत ज्यादा आपकी केव्स हैं जो नेचुरल केव, उसके अंदर घुस जाते हैं आतंकवादी, और एलसी और एलसी फैंस के बीच में बहुत ऑपरेशन कराए मैंने, और वहां पर कम से कम 88 आतंकवादियों को मारा था 6 महीने में। बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं आज की तारीख में प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल अपनानी पड़ेगी। जो बैटलफील्ड है जी वो चेंज करना पड़ेगी, पीओके में जाना पड़ेगा। मैं लौटता हूं सर आपके पास। कर्नल टीपी त्यागी, बैटल ग्राउंड तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये 4000 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है इस साल अभी तक। यह दिखाता है कि यह एक किस्म से युद्ध है। चीन, पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, छेड़ के रखा है, और हमें अब युद्ध के हिसाब से ही पाकिस्तान को लेकर रणनीति तैयार करनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल में चीन के इसमें 2 इरादे हो सकते हैं जी। पहला इरादा तो ये कि चीन ने पाकिस्तान के अल बदर नाम के एक आतंकी संगठन को जो सोया पड़ा था उसको जागृत किया, उससे हाथ मिलाया। इससे यह जाहिर हो गया कि चीन टेररिज्म के इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करता है और इसे बढ़ावा देता है। अब वो प्रेशर डलवाना चाहता है कि अगर आतंकियों के घुसपैठ का प्रेशर एलओसी पर पड़ेगा तो मुमकिन है कि हिंदुस्तान शायद मान जाए कि वो लद्दाख से अपने सिपाहियों को पीछे ले ले। ये तो उसका एक, मगर एक और भी हो सकता है। चीन ये भी सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान से इतने एक्शन करवाऊं कि हिंदुस्तान को उकसा दिया जाए, और हिंदुस्तान जैसे अभी जनरल शिवाच ने कहा कि वो राफेल का इस्तेमाल करे। मान लीजिए अगर हमने लॉन्च पैड को न्यूट्रलाइज करने के लिए राफेल का इस्तेमाल किया तो इसे युद्ध माना जाएगा, और अगर हमने किसी और चीज का इस्तेमाल किया तो जैसे आतंकी घुसपैठ करते हैं तब युद्ध नहीं माना जाएगा। तो अगर बोले पाकिस्तान को हमने हिंदुस्तान को उकसाने के लिए तैयार कर लिया और हिंदुस्तान ने हमला कर दिया तो फिर हमको बीच में घुसने का और अपनी बात को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। अब चीन का या तो पहला वाला अल्टरनेटिव हो सकता है या दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन कोई भी अल्टरनेटिव हो, अगर किसी समस्या को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उसे डाइल्यूट तो कर सकते हैं। एक जमाने में जब कहीं फौज का कैंप लगता था तो लोग कहते थे उधर मत जाना, फौज का कैंप लगा है। वो इकबाल होता था, वो डर होता था, वो खौफ होता था। आज भी का किस काम आएगा?
ये जो बेसिक एक्सचेंज और कॉपरेशन एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुआ है और अमेरिका के हम गुण गा रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि अब हमारे पास बाकायदा करेक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है। आर्टिलरी और हॉविट्जर का इस्तेमाल वो भी कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। ये जो एरिया वेपन्स हैं, इनको पॉइंट वेपन में यूज किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल किया जाए और एक लगातार 1 हफ्ते तक ये काम किया जाए, तब कहीं जाके खौफ पैदा होगा। बिल्कुल, लौटता हूं सर, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं फिर आता हूं आपके पास। मेजर जनरल अश्विनी सहवाग, राफेल की बात आई और युद्ध तक की बात पहुंच रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, लगातार खबरें इस प्रकार की आ रही हैं कि दोनों तरफ से तोहफों का इस्तेमाल बॉर्डर पे किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। पाकिस्तान भी कर रहा है और हम भी उसके आतंकी ठिकाने को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर राफेल का इस्तेमाल हो जाएगा तो क्या अलग हो जाएगा सर? एक किस्म की जंग तो हम लड़ ही रहे हैं पिछले 40 साल से। बिल्कुल, देखो ऐसा है, जब हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था जी, तो लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर देगा। उसने कुछ किया, मगर वो तो कर दिखाने के लिए था। पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा हुआ था। उनको पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने आतंकवाद फैलाया है और ये पुलवामा में जो किया है उसने किया है, और जैसे मोहम्मद ने किया था, पाकिस्तान की डीप स्टेट ने कराया था। तो पाकिस्तान की छवि आज पूरे वर्ल्ड में ये है। और आज अब के तो टर्की और चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं कोई। अगर हमारे को पुख्ता इंफॉर्मेशन है और वहां ट्रेनिंग कैंप हैं, अब टाइम आ गया, हमें हथियार बदलने पड़ेंगे। आप जो आर्टरी गन्स हैं वो तो यूज करो, उसको कोई मना नहीं करा। आर्टी कैप मोटर्स, देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने मत्सल में ब्रिगेड कमांड की है। ये जो है ना पाकिस्तानी, ये मानने वाले नहीं इतनी जल्दी। मोटर फायरिंग उन्होंने स्टार्ट की, हम बाद में करते हैं। वो आर्टी फायर किया इस बार उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ये अलग बात है कि हमारे पास बफर्स हैं, हमारे पास अम्यूनिशन ज्यादा है और हमारा जो फायर है वो पुख्ता होता है और पोस्टों पे होता है पाकिस्तान की, या ट्रेनिंग एरिया में। पाकिस्तान सिविलियन एरिया में करता है, ये अलग बात है। मगर अभी टाइम आ गया हमें हर हथियार का इस्तेमाल करना बिना क्रॉस किए एलसी के। पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट एरिया हैं, जो लॉन्च पैड हैं, जो पीछे शिफ्ट कर लिए उन्होंने 10 किलोमीटर दूर, और उनके जो ट्रेनिंग एरिया हैं, उनको आप बर्बाद करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा हुआ आज की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान की छवि ऐसी है। और पाकिस्तान जो ये कार्रवाई कर रहा है, जो इसने नगरोटा में की है और जिसका हमारे पास पुख्ता एविडेंस है, वो हम अब लेके जाना चाहिए हर जगह। और पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डालो, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो फरवरी 2021 में मिल रही है, उसको ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश करो। कोशिश करना आपका फर्ज है, आप उसको एक्सपोज करें डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, और जो कुछ आप कर सकते हैं प्रोएक्टिव करें। वो समय चला गया रिएक्टिव का। बिल्कुल, उनके हमारे 2 मर गए, फिर हमने उनके 10 मार दिए, हम अपने 2 क्यों गुमा रहे हैं? ये एक बात फर्क है और ये बदलाव आना पड़ेगा आज की तारीख में। और मेरा दूसरा ये था कि हमें जो बॉर्डर एरिया उसको एक लेकर चलना चाहिए, आईबी और एलसी को अलग अलग नहीं, क्योंकि पानी की तरह आतंकवादी अगर में वो नहीं क्रॉस कर पा रहे तो वो आईबी से करेंगे। अब पाकिस्तान ने अलबदर को भी कर दिया है, लश्कर जंगवी भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर है। उसके बाद उन्होंने जो ड्रोन के साथ हथियार और वेपन भेजने स्टार्ट किए हैं। ये जो एक्सप्लोसिव है, हो सकता है वो टनल से ना हो, ड्रोन से आ गया, क्योंकि ड्रोन जो चीन के हैं, मैक्सिमम ड्रोन पाकिस्तान ने ले लिए हैं। और ड्रोन जो है वो रडार से आपको एक प्रकार से डिटेक्ट नहीं हो सकता, छोटा टारगेट है, 500 फीट के ऊपर उड़ता है और ये जो डीजे होते हैं उसकी तरह चलता है। तो इसलिए आज एक नई थ्रेट पैदा कर दी है ड्रोन ने, उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक बात और समझनी पड़ेगी राजेश, कि कहीं ना कहीं इसके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जो स्लीपर सेल हैं, वो आईबी के इलाके में भी सक्षम है और पंजाब के इलाके में भी सक्षम है। जो ये ट्रक का इस्तेमाल करना, वहां से कोऑर्डिनेट करना, वो भी तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उनको भी ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल सर, निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको भी ढूंढने की जरूरत है और एनआईए जांच कर रही है। मैं फिर लौटता हूं सर, क्योंकि समय लगातार कम होता जा रहा है। कर्नल टीपी त्यागी, इमरान खान का डीएनए आतंकी हो चुका है,
इसे नहीं नकारा जा सकता है। इमरान खान के कारण पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के अंदर आतंकियों के डीएनए समा चुका है। क्या इलाज अब इमरान खान का हो सकता है, क्योंकि इसका इलाज बहुत जरूरी है। एक कहावत है हिंदी में जिसे कहते हैं नंग बड़ा परमेश्वर से। क्या पाकिस्तान की छवि आज खराब हुई है? क्या पाकिस्तान की छवि 2019 में अच्छी थी? क्या 2018 में अच्छी थी? क्या ये मालूम नहीं था यूएनओ को कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हैं, और क्या उनको यूएनओ ने टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया? अब अगर हम अपनी एनर्जी इस चीज में लगाएं कि पाकिस्तान की छवि खराब करें, तो हम अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। अगर अब हम अपनी एनर्जी इस चीज में लगाएं कि दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करते रहें, तो अलग थलग कर लो, वो तो नंग है, उसकी तो न्यूसेंस वैल्यू है, उसको तो आप उससे नहीं छीन सकते। आप उसकी वैल्यू छीन सकते हो, न्यूसेंस वैल्यू नहीं छीन सकते। लिहाजा ये सब चीजें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं कि उसकी छवि खराब करो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बनाओ। अरे उधार की ताकत कभी वक्त पे काम नहीं आती। हम कोई एक्शन ले, बोले हम अपनी तरफ से ले, एलओसी के उधर ना जाए। क्यों ना जाए? वो एलओसी के इधर आए और हम उधर ना जाए। ये जो सोच है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। अब ये ऑफेंसिव है। हमारा एक सिपाही भी मरे, क्यों मरे? हम उसके 10 मारे। शिवाज सर ने सही बात कही कि हमारा एक भी क्यों मरे, अगर हम उसके 10 मार भी दें, हमारा तो एक गया और हमारे रोज मर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए अब इस रंग देश का और अब इस न्यूसेंस प्राइम मिनिस्टर का एक ही रास्ता है कि इसके ऊपर एक्शन हो, रिलेंटलेस एक्शन। When I say relentless action, it means ऐसा नहीं कि आज कर दिया और फिर 2 हफ्ते बाद करेंगे। For a certain period of time, there should be relentless action, irrespective of the opinion of the international community. All our artillery guns, our howitzer, our rocket launchers, our drones, they should be used because they will not be called war. They will be called only as a reaction as the Pakistan is doing. ऐसा अगर हम 15 दिन तक करें, ऐसा नहीं है कि अच्छे प्रपोजल केवल सरकार से ही आ सकते हैं। हम भी उसी हाड़ मास के बने हुए हैं। मैंने भी लड़ाई लड़ी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूं। मैं ये जानता हूं कि युद्ध में जीतने के लिए हथियार से ज्यादा मनोबल और आपका साहस और रिस्क लेने की क्षमता मैटर करती है। नाउ दिस एक्शन हैज गॉट टू बी डन एंड विदाउट डिले। There should not be any further delay. जी, जो होना था तो हो गया। बिल्कुल। मेजर जनरल सुनील सहवाच, बात यही है कि अब बैटल ग्राउंड भी चेंज करना होगा और हमें कहीं ना कहीं इजराइल की वो रणनीति अपनानी होगी जो इजराइल आतंकियों के साथ करता है, क्योंकि पाकिस्तान उसी राह पे चल रहा है और शायद उसका इलाज भी वही है। बिल्कुल ठीक बोला राजेश, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी विलियन है और जो टेररिस्ट हैं वो तो फोर्डर हैं, कितने मार दो दोबारा फिर आ जाएंगे। बिल्कुल, इसमें शक और सवाल नहीं। पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं उनको बर्बाद करना पड़ेगा आपको फायर असॉल्ट करके, और इसको थोड़ा सा और नौचीज हायर करो। अभी कर रहे हैं, मुझे लगता है चोट और पहुंचानी पड़ेगी आने वाले समय में। और जो अगली बात है कि इसको इंटरनेशनली आइसोलेट करना, हर देश को पैसा चाहिए। पाकिस्तान भूखा देश है, आज $115 बिलियन का उसको एक प्रकार से डेट है। अगर उसको पैसा मिलना बंद हो गया तो वो टूटने के कगार पे आ जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स ने ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे कर दिया, तो ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, ना एशिया डेवलपमेंट बैंक, ना यूरोपियन यूनियन उसको कोई भी लोन देगा। और आज उसकी ऐसी हालत है कि इसके पास अगले 5 दिन का पैसा नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसी हालात में इसको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यही इलाज है, यही इलाज है। बिल्कुल, दोनों तरफ से भी पलटा जा रहा है, इंटरनेशनल में भी जाना है और बॉर्डर पे सख्ती भी करनी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल सुनील सहवाच मेरे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो बिल्कुल पाकिस्तान का इलाज यही है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल में ले जाकर भी वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश भारत को करनी है कि उसे ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाले। लेकिन उस देश का भी क्या कर सकते हैं जो ग्रे लिस्ट में रहकर भी खुश रहता है। लेकिन बैटल ग्राउंड चेंज करने की जरूरत है। बैटल ग्राउंड अब पीओके
बनाने की जरूरत है ताकि आतंकियों को आतंकियों के घर में घुसकर मारा जा सके। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।